सीरीज। यहाँ पे मैं सारे चैप्टर्स आपके जो है 12th के प्लस 11th के केमिस्ट्री के, उनके मैं सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज कवर करने वाली हूँ। तो पूरी सीरीज मेरे साथ बने रहना है। हैलोजन का इज ऑलरेडी डन। नाउ द सेकंड चैप्टर इज अल्कोहल फिनॉल ईथर। इसके नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो बढ़े आगे। अभी पहला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन ऑफ प्रोपीन। आता बाळांनो, आई होप यू नो की प्रोपीनचा फॉर्म्युला काय असतो। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन और फर्स्ट को डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका प्रोपीन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोला है तो इधर H2O ऐड कर दो, इधर आ जाएगा B2H6 और कैटलिस्ट यूज करो H2O2 विच इज द पेरोक्साइड। अब नेगेटिव पार्ट यानी OH, ऐसे कार्बन को ज्वाइन करो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो OH आके लग गया इधर और H आके लग गया इधर, तो इसका नाम हुआ प्रोपेन 1-ऑल। क्या नाम हुआ उसका? प्रोपेन 1-ऑल। तो प्रोपीन है उसमें H2O ऐड करो तो ये हुआ आपका H+, ये हुआ OH-। जो नेगेटिव पार्ट है OH- वो उस कार्बन को जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, सो इट विल गो टू द फर्स्ट कार्बन और ये H विल गो टू द सेकेंड कार्बन। डन। नेक्स्ट, शो द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक मेटल। ये तो सबसे इजी रिएक्शन है। फिनॉल मतलब कैसा हुआ? फिनॉल इज दिस, विथ जिंक मेटल मतलब Zn ले लेना है। फिनॉल विथ जिंक, अब आपको क्या करना है, जिंक और वो ऑक्सीजन मिलकर देगा ZnO, और अब क्या क्या बचा? ये बची बेंजीन। ठीक है, सो फिनॉल विथ जिंक मेटल तो क्लियर आहे, Zn और O बाहेर जाणार आणि काय राहिलं? फक्त H जो की तिथेच राहिला, बेंझीन। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट, राइट द IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये ऐसा है, हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। ऐसा 10 और O ऊपर हो गया है, विच रेजिस्ट टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन। अब देखो सिंपल बात है, आपको ध्यान से सुननी है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो कीटोन मिलेगा, बट 3 डिग्री अल्कोहल का कभी भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। आई रिपीट, ध्यान से सुनो बाळांनो, ध्यान से सुनो। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो आपको मिलेगा कीटोन, बट 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। 3 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है इधर जो अल्कोहल आएगा वो 3 डिग्री होगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल मतलब कैसा? देखो, OH जिस कार्बन को अटैच्ड है वो 3 कार्बन को अटैच्ड हो गया 3 डिग्री कार्बन। समझ में आया? OH जिस कार्बन को अटैच्ड है वो और 3 कार्बन को अटैच हुआ तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि टर्शरी अल्कोहल डज नॉट गो ऑक्सीडेशन, और ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी इंक्लूड कर दो, टर्शरी अल्कोहल, या ब्यूटाइल लिख देंगे क्योंकि 4 कार्बन उन्होंने बोला है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल does not undergo, tertiary butyl alcohol does not undergo oxidation। समझ में आया बॉस इधर तक? सो सिंपल है, 1 डिग्री अल्कोहल का किया तो कीटोन एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री का किया तो कीटोन, 3 डिग्री का पॉसिबल नहीं है। ये तो मैंने बस आपके नोट्स के लिए बोला था, दिस यू डोंट हैव टू राइट इन द पेपर। ओके, आपको क्वेश्चन इतना ही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अल्कोहल है जो ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता, तो टर्शरी अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल है जो ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता। शुड वी मूव ऑन? अच्छा, ये अगर मैम हम इतना सिर्फ स्ट्रक्चर निकालते तो भी काम चल ही जाता ना। हाँ, बट बायनो ये तो सब करेंगे, हे तो सगळेच करना, जो क्वेश्चन पूछा है वो तो सब लिखेंगे, बट वी नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा जिससे अपने को दूसरों से कंपेयर एक्स्ट्रा मार्क्स मिले।
तो ये एक्स्ट्रा आधे आधे मार्क्स भी कैसे फेच करना है वो मैं बताने वाली हूँ। सो इसीलिए ये सारी चीजें ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगेन वही है C4H10O, ठीक है। अभी ऑप्टिकली एक्टिव विच हैज फॉर्मूला C4H10O। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव? तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। मैम अभी एक कायरल कार्बन क्या है? कायरल कार्बन का मतलब है इट शुड हैव, कायरल कार्बन का मतलब है इट शुड हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। तो ये देखो ये ऐसा रहा, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कायरल कार्बन? इट शुड हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। तो ये एक हुआ और ये एक देखो। अब इसका मिरर इमेज भी एक निकाल लेना है आपको। CH3OH C2H5 और इधर आ गया H। डन डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस। चलो नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन कोलबेज रिएक्शन। तर बाळांनो कोलबेज रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड है? तर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बाय द वे कोलबेज रिएक्शन किस लिए है? तो कोलबेज रिएक्शन इज टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड। तो यहां पे हम लिखेंगे CO2 is the electrophile used in कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, CO2 is the electrophile used in कोलबेज रिएक्शन। नेक्स्ट, why is phenol more acidic than ethyl alcohol? अब ध्यान से सुनना बेटा, इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। अब फिनॉल क्या होता है? फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग को OH। व्यवस्थित ऐका मी हे रीजन एकदम ब्रेकडाउन करणार आहे। फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग को OH है और इथेनॉल मतलब C2H5OH है। क्लियर है इथपर्यंत? आता नीट लक्ष द्या बाळांनो, एसिड वो होता है जो H+ देता है, तो पीछे क्या बचा? C2H5O- और यहां पे क्या बचा? बेंजीन रिंग को O-। अब इसका मतलब क्या है? जब एसिड H+ देगा, अब देखो इसने H+ दिया, पीछे जो बचा उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। पीछे जो बचा उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। इसने H+ दिया, पीछे जो बचा वो है उसका कॉन्जुगेट बेस। इसने H+ दिया, पीछे जो बचा वो है उसका कॉन्जुगेट बेस। अब अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो वो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अभी इथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस ये हुआ इथॉक्साइड, इथॉक्साइड, और फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस हुआ फिनॉक्साइड। अभी फिनॉल क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अभी हम इसको कैसे लिखेंगे देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। Why phenol is more acidic than ethyl alcohol? Acids are the compounds, acids are the compounds which can easily donate a proton, यानी H+, which can easily donate a proton, which can easily donate a proton. Okay, अभी प्रोटॉन डोनेट करने के बाद इथेनॉल क्या फॉर्म करता है? इथॉक्साइड आयन। तो यहां पे हम लिखेंगे द कॉन्जुगेट बेस ऑफ इथेनॉल is ethoxide ion, is ethoxide ion, और यहां पे लिखेंगे the conjugate base of phenol
इज फिनॉक्साइड आयन। यहां तक समझ गए? इथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस इथॉक्साइड आयन, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन। फिर हम लिखेंगे यहां पे द कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन, द कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन is more stable, ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, is more stable, hence phenol is a stronger acid। क्यों? क्योंकि फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, और कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल रहेगा तो वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। डन बॉस? आपको यहाँ पे कीवर्ड्स क्या अंडरलाइन करने हैं? देखो, कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल स्ट्रॉन्गर एसिड। ओके, और यहाँ पे एक और कर दो, विच कैन डोनेट प्रोटॉन, उसको हम बोलते हैं एसिड। तो एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। डन बयानो, आगे बढ़े, चलो। व्हाई पैरानाइट्रोफिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल? अब पैरानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल का डिफरेंस देखो, पैरानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल का स्ट्रक्चर देखो, देखो ये है फिनॉल बरोबर, और ये है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है फिनॉल और ये है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, वो क्या बोल रहे हैं? पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर्ड टू फिनॉल। व्हाट इज द रीजन? अब उसका रीजन ये है कि ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल है इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। अभी जो रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो कंपाउंड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, बराबर है, क्योंकि वो रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए मतलब प्रोटॉन बढ़ गए। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया? रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मतलब प्रोटॉन बढ़ गए, और प्रोटॉन बढ़ गए तो वो इजीली डोनेट होंगे, और प्रोटॉन इजीली डोनेट हुए तो वो हुआ एक स्ट्रॉन्गर एसिड। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, और प्रोटॉन बढ़ने के बाद वो हो जाता है स्ट्रॉन्गर एसिड। चलो अब हम इसको लिखें, चला 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 चला, चलो लिख लेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल, या ऐसा लिखेंगे, ये क्या हो गया? हाँ, इन पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा? इन पैरानाइट्रोफिनॉल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट, बराबर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट। फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कौन सा इफेक्ट है? तो इट शोज माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन निकाल लेना मतलब माइनस आई इफेक्ट, इट शोज माइनस आई इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन उसने निकाल लिए, उसके वजह से क्या हुआ? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या हुआ? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या हुआ? द स्ट्रेन ऑन OH बॉन्ड, स्ट्रेन मतलब खींचा जाता है ना वो OH बॉन्ड, द स्ट्रेन ऑन OH बॉन्ड increases due to which
स्ट्रेन ऑन OH बॉन्ड बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू विच प्रोटॉन इज इजीली डोनेटेड, ड्यू टू विच प्रोटॉन इजीली डोनेट हुआ, बराबर है, स्ट्रेन बढ़ गया, प्रोटॉन इजीली डोनेट हुआ। और फिनॉल में तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, इसीलिए वो प्रोटॉन देता नहीं है। फिर हम आगे लिखेंगे फिनॉल डज नॉट हैव एनी सच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, phenol does not have any such electron withdrawing group, बराबर है, have any such electron withdrawing group, उसके वजह से hence question repeat कर दो, hence paranitrophenol is a stronger acid than phenol, clear है सबको इधर तक। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में वो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, अब वो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, उसकी वजह से क्या होता है, इट शोज माइनस आई इफेक्ट। अब वो माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, OH के बॉन्ड पे स्ट्रेन इंक्रीज होगा, स्ट्रेन इंक्रीज होने की वजह से वो प्रोटॉन इजीली डोनेट करेगा, और प्रोटॉन डोनेट किया मतलब कि वो हो गया एक एसिड, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन राइट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड इथाइल अल्कोहल, ठीक है लिख लेंगे, हम भी लिख लेंगे। आता नीट बघा बाळांनो, देखो मगर प्यार से, फिनॉल एंड इथेनॉल का डिफरेंस, डन बॉस। चलो फर्स्ट पॉइंट रेडी, दो ही पॉइंट्स अपने को लिखने हैं। फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और यहां पे इथेनॉल shows no color change, no, या तो ऐसे लिखेंगे no change in color of litmus, बराबर। फिर उसके बाद फिनॉल reacts with न्यूट्रल फेरिक ऑक्साइड या फेरिक क्लोराइड FeCl3, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टू गिव डीप पर्पल कलर, बट अल्कोहल के साथ FeCl3 रिएक्ट ही नहीं करता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इथेनॉल does not react with neutral फेरिक क्लोराइड, समझ में आया बॉस। तो पहला फिनॉल के अंदर लिटमस पेपर डाला तो ब्लू लिटमस रेड होगा, इथेनॉल का सेम है, इथेनॉल में अगर आपने लिटमस डाला तो इट विल शो नो चेंज इन लिटमस। नेक्स्ट पॉइंट, फिनॉल की अगर रिएक्शन FeCl3 के साथ की तो वो डीप पर्पल कलर देगा, और इथेनॉल की तो वो न्यूट्रल रहेगा, इट विल नॉट रिएक्ट, does not react with neutral ferric chloride. Next, give the reagents and conditions necessary for the preparation of phenol. अच्छा, ये रिएक्शन को डाउज प्रोसेस भी बोलते हैं, इसको डाउज प्रोसेस भी बोलते हैं। How will you prepare chlorobenzene from phenol? Prepare chlorobenzene from phenol, ऐसा क्वेश्चन है। आता बाळांनो इथे काय करायचं लक्ष द्या, हा इथे घ्या क्लोरोबेन्जीन, अब उसमें डाल दो NaOH। मैम क्या क्या टेम्परेचर कंडीशन, 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर, ठीक है। हे घेतला क्लोरोबेन्जीन, NaOH ऐड करो, अब देखो क्या होगा, इधर का H और ये Cl मिलकर देंगे HCl। अब क्या क्या बचा, आहो बोला, रिंगवर ONA, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। अभी HCl भी आप यहाँ पे ले सकते हो या H3O भी ले सकते हो, इस
इसको एसिडिफिकेशन का स्टेप बोलते हैं. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मध्ये त्यांनी H3O यूज केलाय, तुम्ही HCl यूज केलं तरीही चालेल. अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, Na और Cl बाहर निकल गया और OH के साथ जाके लग गया, O के साथ जाके लग गया H, तो यहाँ पे बन गया फिनॉल. समझ में आया बॉस? तो कुछ भी नहीं करना है, क्लोरोबेंजीन ले लो, NaOH डाल दो, H और Cl बाहर, रिंग पर ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर उसके बाद HCl या H3O ऐड करो, Na और ये Cl बाहर चले गया, O को जाके लग गया H, वो हो गया फिनॉल. क्लियर है बॉस इथपर्यंत? ही झाली फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम क्लोरोबेन्झीन. नेक्स्ट है फ्रॉम बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड. चलो बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड बघूयात. आता इथे काय होतं बघा, बेन्झीन सल्फोनिक एसिड में ये रही बेन्जीन, सल्फोनिक एसिड मतलब बेन्जीन रिंग को SO3H, बेन्जीन सल्फोनिक एसिड, इसमें डाल दो NaOH. अब ये H के जगह जाके लग जाएगा Na, तो ये H और OH मिलकर दे दिया H2O. आता काय काय राहिलं, SO3Na, रिंगला राहिलं SO3Na. परफेक्ट. अब क्या करो, अब पहले स्टेप में एक NaOH ऐड किया, दूसरे स्टेप में 2 NaOH ऐड करो. ठीक है, 2 NaOH ऐड करो, फिर क्या होगा, ये Na और ये Na, या तो आप डायरेक्टली एक भी करोगे तो भी होगा, ये Na और ये SO3 मिलकर देगा Na2SO3, ये Na और SO3 मिलकर देगा Na2SO3. क्या क्या बचा, ये बची रिंग और ये बचा OH. इसको हम बोलेंगे फिनॉल. क्या बोलेंगे, फिनॉल. तो बेंजीन रिंग को SO3H, इसका नाम हुआ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. NaOH ऐड करो, फिर ये OH और ये H मिलकर देंगे H2O, SO3 को Na लगा, फिर उसके बाद NaOH ऐड करने के बाद ये Na और SO3, Na2SO3 और रिंग को जाके लग गया OH, which is called as your phenol. Done? चलो बढ़े आगे. Next, give the equation of the reaction for preparation of phenol from isopropyl benzene. और important reaction कौन सी है ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन है क्यूमीन वाली. कौन सी रिएक्शन है, क्यूमीन वाली. तो ये रहा CH3. अब देखो क्यूमीन का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं आता होगा तो 3 कार्बन ले लो, 1 2 3, सेंटर वाले कार्बन में जाके लगा दो रिंग. 3 कार्बन ले लो और सेंटर वाले कार्बन में लगा दो रिंग. डन. 3 कार्बन और सेंटर वाले कार्बन में रिंग. फिर इधर H3, इधर H और इधर भी H3. ये रहा आपका क्यूमीन. डन 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 डनाडन डन डनाडन. अब इसमें ऐड करो O2. अब इधर ले लो कोबाल्ट नैप्थलेट. कोबाल्ट नैप्थलेट लेने के बाद CH3 C CH3. अब O2 है ये, तो इधर O और ये H, मतलब ये O2 ये C और H के बीच में जाके बैठेगा. O2 C और H के बीच में जाके बैठेगा. फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको हीट करो और ये OH को यहां से ब्रेक करो और सीधा रिंग पे लगा दो. OH को ब्रेक करो और सीधा रिंग पे लगा दो. बराबर, बन गया फिनॉल. OH को ब्रेक करो और सीधा रिंग पे लगा लो. अब क्या क्या बचा, CH3 C, ये बीच वाला O और CH3 एसीटोन. सो सिंपल. तो अपन ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया. आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब 3 कार्बन, बीच वाले को बेंजीन. O2 ये C और H के बीच में जाके बैठा OOH. नेक्स्ट स्टेप में ये OH को सीधा ब्रेक करो और ग्राउंड फ्लोर पे लाओ, यानी ये हो गया फिनॉल. और क्या क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. चलो बढ़े आगे. नेक्स्ट, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग इथेनॉल एंड इथाइल ब्रोमाइड.
अब डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं दोनों की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करूंगी। मान लो इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ कर दी तो क्या होगा, तो ये H के जगह जाके लगेगा Na, तो वो कैसे हो गया C2H5ONA बराबर H के जगह जाके लग गया Na, बट अकेला H कैसे रिलीज होगा, तो इधर ले लो 2 यूनिट्स, इधर भी ले लो 2 यूनिट्स, तो इधर भी हो जाएगा 2 यूनिट्स, और अब H2 गैस को रिवील करो, रिवील नहीं रिलीव करो, रिवील करो बोला है, रिलीव करो। सो कुछ भी नहीं करना है, C2H5ONA करा त्याला। अच्छा मॅम याचं नाव काय असेल, तर बाळांनो याचं नाव होणार सोडियम इथॉक्साइड, ठीक आहे। तर तुम्हाला काहीच नाही करायचंय, या H च्या जागी Na ला लावायचंय आणि H2 ला रिलीज करायचंय। नेक्स्ट है इथाइल ब्रोमाइड। आता इथाइल ब्रोमाइड ला काय करायचं, C2H5Br घ्या, इथे पण C2H5Br घ्या आणि 2 सोडियम ले लो, कितने सोडियम ले लो 2, तो इथाइल ब्रोमाइड के 2 यूनिट्स ले लिए, 2 सोडियम ले लो, कैटलिस्ट लिखो ड्राई ईथर। अब क्या क्या होगा, ये Na और ये Br, NaBr, दूसरा Na दूसरा Br, ट्वाइस NaBr, तो ये हो गया ट्वाइस NaBr। अब क्या क्या बचा, C2H5 और इधर का भी C2H5, ये दोनों मिलकर बनाएंगे ब्यूटेन, दोनों मिलकर बनाएंगे ब्यूटेन। तो इथेनॉल विद सोडियम ले लिया, तो ये H के जगह जाके लगेगा Na, तो वो हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड, और इथाइल ब्रोमाइड के 2 यूनिट्स लो विद 2 Na, ये Na ये Br, NaBr, दूसरा Na दूसरा Br, ट्वाइस NaBr, C2H5 मर्ज करो बनेगा ब्यूटेन। समझ में आया बॉस? चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है आयुपैक के क्वेश्चन, 3-methoxyhexane का स्ट्रक्चर। अभी हेक्सेन बोलने के बाद 6 कार्बन निकालो, 1 2 3 4 5 6, 3-methoxy, तो थर्ड को लगाओ OCH3, थर्ड को लगाओ OCH3, और अभी बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, बाकी लोगों की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, कैसे H 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 हो गया 3-methoxyhexane। चलो नेक्स्ट, मिथाइल विनिल ईथर। अब ईथर तो आपको पता है ROR होता है, अब एक साइड मिथाइल दिया है यानी इधर आ जाएगा CH3, और विनिल मतलब इधर आएगा C डबल बॉन्ड C, तो इधर एक H और इधर 2 H, हो गया मिथाइल विनिल ईथर। मिथाइल मतलब CH3, विनिल मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन अटैच्ड है, मिथाइल विनिल ईथर। उसके बाद पेंटेन 1,4 डाइऑल, पेंट बोलने के बाद 5 कार्बन, 1 को OH और 4 को OH, हो गया इधर H H H H H H H H H, पेंट 1,4 डाइऑल। नेक्स्ट साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। अब साइक्लोहेक्स बोला है तो ऐसा रिंग आएगा, 6 कार्बन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। 1 ऑल बोला है तो 1 को OH आएगा, 1 ऑल बोला है तो 1 को OH आएगा, 1 को OH आ गया, ये 1 को OH, और ये 2 को आएगा डबल बॉन्ड, 2 को आएगा डबल बॉन्ड। सो साइक्लोहेक्स 2 को डबल बॉन्ड, 1 को OH, हो गया साइक्लोहेक्स 2 in 1 को OL। नेक्स्ट राइमर टाइमन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन में आपको क्या करना है, इधर ले लो ONA, ONA का नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। अभी ऐसे याद रखना है, राइमर टाइमन रिएक्शन, 3 वर्ड्स है, तो इसका प्रोडक्ट भी बड़ा होगा सैलिसल्डिहाइड, और छोटा सा वर्ड होगा कोल बेस, छोटा सा वर्ड है, प्रोडक्ट भी छोटा सा एसिड, तो राइमर टाइमन रिएक्शन, प्रोडक्ट सैलिसल्डिहाइड, कोल बेस एसिड। अब मैं दोनों रिएक्शन करके दिखाऊंगी। अब इसको याद भी कैसे रखें,
राइमर टाइमन रिएक्शन, 3 वर्ड्स हैं, फिर रिएजेंट्स भी 3 लगेंगे, तो एक ले लो सोडियम फिनॉक्साइड, एक ले लो क्लोरोफॉर्म और एक ले लो KOH। अब इधर ध्यान से देखो क्या होगा, ध्यान से, ठीक है, इधर का H और ये वाला एक Cl मिलकर देंगे HCl। अब इधर क्या क्या बचा, CH और 2 Cl, CHCl2। ओके मैम, देखो इधर का एक H और Cl, HCl, फिर इधर आके बच गया CHCl2। अब ले लो H2O। अब H2O लेने के बाद ये 2 Cl और ये 2 H, ये 2 Cl और ये 2 H मिलकर देंगे ट्वाइस HCl। अब क्या क्या बचा, इधर बचा ONA और इधर से तो CH, 2 Cl तो चले गए, 2 H भी चले गए, अब बचा है O, CHO। क्या बचा है, CHO, जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रही हूं, 2 H और 2 Cl ट्वाइस HCl। अब इधर क्या क्या बचा, ONA बराबर, अभी इधर होगा CH, ये 2 Cl तो चले गए और ये O। अब तो बहुत सिंपल है, यहां तक हो गया। अभी वो Na के जगह आपको लगाना है H, तो HCl ऐड कर दो, ये देखो HCl ऐड कर दो तो क्या होगा, ये Na और ये Cl मिलकर देंगे NaCl। क्या क्या बचा, इधर का CHO एज इट इज, O और Na के जगह होगा H, इसका नाम हुआ सैलिसल्डिहाइड। समझ में आया, ये हुआ सैलिसल्डिहाइड। फिर से एक बार लिख के दिखाओ रिएक्शन। इज देयर एनी ब्लैंक स्लाइड, देयर इज नो ब्लैंक स्लाइड, वेट, यहां पे लिख के दिखाती हूं। ये देखो, पहले तो आपने लिया ONA, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसीलिए वापस बता रही हूं, ONA लिया, ठीक है मैम ले लिया, CHCl2 ले लो और KOH ले लो। अब इधर का H और ये Cl, HCl दे दिया। अब क्या क्या बचा, ONA और इधर CH और ये CHCl3 था ना, CHCl3 था, तो 2 ही बचे अभी वहां से, CHCl2 डन। अब उसमें ऐड करो H2O, अब 2 H और 2 Cl ट्वाइस HCl। क्या क्या बचा, ONA, CH और ये 2 Cl के जगह आ जाएगा O। अब इसमें ऐड कर दो HCl। अब HCl ऐड करने के बाद क्या होगा, ये वाला Na और ये वाला Cl मिलकर देंगे NaCl। अब क्या क्या बचा, O के साथ ये वाला H आ जाएगा और CHO, बन गया सैलिसल्डिहाइड। क्लियर है इधर तक, चलो वेरी गुड, ये हुआ राइमर डायमंड रिएक्शन। अब नेक्स्ट है कोलबेज रिएक्शन। अब जैसे मैंने बोला राइमर डायमंड रिएक्शन, इतना बड़ा नाम, प्रोडक्ट का भी उतना बड़ा नाम, सैलिसल्डिहाइड। कोलबेज छोटू सा वर्ड, छोटी सी रिएक्शन। देखो कोलबेज में आपको क्या करना है, यहां पे ले लो OH प्लस NaOH प्लस CO2। इस पे अपन ने क्वेश्चन भी किया ना अभी, विच इज द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन कोलबेज रिएक्शन, CO2। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये OH को पहले एज इट इज लिख दो, और ये जो CO2 है, ये जो CO2 है यहाँ पे लिख दो COO, और यहाँ का एक H ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पे लिख दो COOH। ओके, COOH। दिस इज वन ऑप्शन दैट यू कैन डू, कि आपने मान लो डायरेक्टली कर दिया। मैम ये एक ऑप्शन है कि इधर से ये तो रिएक्शन ही हो गई। दूसरा ऑप्शन, अगर ये 2 मार्क्स के लिए आ गई तो ONA लिख दो और CO2 लिख दो। अब ये केस में क्या करना है, ONA और CO2 लिखने के बाद, ONA और CO2 लिखने के बाद इधर का ONA एज इट इज रखो, अब इधर COO और यही पोजीशन का H। डन 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 बॉस, ये हो गया। अब अगले स्टेप में ऐड करो HCl, ये वाला Na और ये वाला Cl, NaCl। क्या क्या बचा यहाँ पे हुआ OH और यहाँ पे COOH। ठीक है, वापस यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है। HCl,
तो ये Na और ये Cl, NaCl, और क्या क्या बचा, O और H, और इधर COOH, बन गया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। डन। चलो नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन्स में आपको क्या करना है, ये रिएक्शन ईथर बनाने के लिए है, इंपॉर्टेंट है। मिथाइल क्लोराइड ले लो, और मान लो यहां पे मैंने ले लिया सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मतलब Na, मीथ मतलब CH3, O मतलब ऑक्साइड, इधर ले लो ड्राई ईथर, देख के ही समझेगा, Na और Cl मिलकर क्या देंगे, NaCl, क्या क्या बचा, CH3O, CH3। सो सिंपल। मैम एक और एग्जाम्पल दे दो, तो मान लो ले लिया C2H5Br प्लस CH3ONa, अब इधर क्या होगा, ड्राई ईथर। अब बोलो ड्राई ईथर के बाद क्या हो जाएगा, ये Na और ये Br मिलकर देंगे NaBr। अब क्या क्या बचा, CH3O और उधर का C2H5। सो सिंपल। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट ल्यूकास टेस्ट है। हाँ, ल्यूकास टेस्ट। अब ये ल्यूकास टेस्ट क्यों करते हैं अपन, तो मान लो कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए, एक में है 1 डिग्री अल्कोहल, एक में है 2 डिग्री अल्कोहल, और एक में है 3 डिग्री अल्कोहल। अब आपको देख के समझ में ही नहीं आ रहा मैम 1 डिग्री कशाते, 2 डिग्री कशाते, 3 डिग्री कशाते, देख के समझ में ही नहीं आ रहा। तो अगर आपको देख के समझ में ही नहीं आ रहा कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री कौन सा है, तो हम ल्यूकास टेस्ट करेंगे। तो क्यों करेंगे ल्यूकास टेस्ट, तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, it is used to distinguish between, किसमें डिस्टिंग्विश करना है अपने को, प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी, किस किस में डिस्टिंग्विश करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अभी उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ल्यूकास रिएजेंट इज एडेड। सेकेंड पॉइंट देखो, ल्यूकास रिएजेंट इज एडेड। मैम ये ल्यूकास रिएजेंट है क्या, तो इस पे सीईटी पे क्वेश्चन आता है। ल्यूकास रिएजेंट यानी कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। सो पहला क्यों करते हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल, ल्यूकास रिएजेंट इज एडेड। कौन है ल्यूकास रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इफ द अल्कोहल इज टर्शरी, इफ द अल्कोहल इज टर्शरी एंड ल्यूकास रिएजेंट इज एडेड, एंड ल्यूकास रिएजेंट इज एडेड, अब क्या होगा, टर्शरी होगा और ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया। इफ द अल्कोहल इज टर्शरी एंड ल्यूकास रिएजेंट इज एडेड, turbidity is observed, turbidity is observed immediately। मतलब क्या है कि आपको एकदम से पूरा सोल्यूशन ऐसे व्हाइट व्हाइट क्लाउड जैसा हुआ दिखेगा, तो टर्शरी होगा तो इमीडिएट टर्बिडिटी दिखेगी। इफ सेकेंडरी, अगर अल्कोहल सेकेंडरी होगा तो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी observed in 5 to 10 minutes, ठीक है। सेकेंडरी होगा तो 5 to 10 मिनट्स के बाद, और इफ प्राइमरी तो उस केस में क्या होगा, तो टर्बिडिटी दिखेगी, बट टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड, कब दिखेगी, ओनली ऑन हीटिंग, सिर्फ गर्म करने पर सॉल्यूशन क्लाउड क्लाउड जैसा हो जाएगा। तो सिंपल है, क्यों करते हैं ल्यूकास टेस्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए। कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो कुछ नहीं करना है, उसमें डाल दो ल्यूकास रिएजेंट। अगर टर्शरी होगा तो धुंधला धुंधला लगेगा सॉल्यूशन, टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली। सेकेंडरी होगा तो टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन 5 to 10 मिनट्स, और प्राइमरी होगा तो टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन हीटिंग। डन हो गया।
इसमें आप एक रिएक्शन भी ऐड कर सकते हो, अभी मुझे तो जगह नहीं है बट यहां पे लिख रही हूं, इसमें आप क्या रिएक्शन ऐड कर सकते हो, देखो इसमें एक लास्ट पॉइंट में रिएक्शन ऐड कर दो, ROH एरो पे लिख दो कॉन्सन्ट्रेटेड HCl प्लस एनहायड्रस ZnCl2. आता ह्या केस मध्ये काय होणार, OH निघून जाणार आणि त्याच्या जागी लागणार Cl. दैट्स इट. ये एक 6 पॉइंट ऐड कर दो, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट फिनॉल टू पिक्रिक ऍसिड. आता बाळांनो फिनॉल काय असतो, फिनॉल म्हणजे बेन्झीन रिंगला OH. ओके बॉस, फिनॉल म्हणजे बेन्जीन रिंगला OH. अभी पिक्रिक एसिड मतलब आपको लेना है 3 युनिट्स ऑफ HNO3. आता मॅम हा HNO3 स्प्लिट कसा होतो, तर हा स्प्लिट होतो O नोट 2 मध्ये. कसा स्प्लिट होतो, O नोट 2 मध्ये. अब बेटा 3 HNO3 है तो नोट 2 भी 3 हो गए, 3 HNO3 है तो नोट 2 भी 3 हो गए. तो ये 3 नोट 2 हम कैसे लगाएंगे, एक नोट 2 इधर, एक नोट 2 इधर और एक नोट 2 इधर, 3 नोट 2 अलग अलग जगह. अब उधर के 3 H और ये 3 OH मिलकर देंगे 3 H2O. डन. तो फिनॉल में 3 यूनिट्स ऑफ HNO3 ऐड करो, ये 3 नोट 2 होंगे, एक ऑर्थो को, एक ऑर्थो को और एक पैरा को, बन गया पिक्रिक एसिड. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब इसके हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. और 12th स्टैंडर्ड के लिए मैं डेली लाइव आती हूँ फ्रॉम 7 PM to 8 PM मंडे टू सैटरडे. एंड बाकी जाने से पहले डेली रिमाइंडर, इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू स्टडी ऑफलाइन एज वेल, सो वी हैव 4 ऑफलाइन सेंटर्स इन पुणे. एक है पिंपरी चिंचवड PCMC, एक है आउंद, एक है सियागढ़ रोड और एक है स्वारगेट. तो आओ यार ऑफलाइन सेंटर्स भी विजिट करो. बाकी मिलते रहेंगे रोज लाइव में शार्प 7 PM to 8 PM. लक्ष ठेवा, जमया की नाही कमेंट करा आणि भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. बाय बाय.